आप बताइए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बाजार कहीं न कहीं काफ़ी 19,250 के आसपास सपोर्ट लिया, 19,250 से 500 के बीच में फंसा था, फिर उसके निकलने की कोशिश हुई। यहां से आप ट्रिगर क्या देख रहे हैं गौरांग? और क्या आपको लगता है कि क्रूड कीमतें, क्योंकि हेविली डिपेंडेंट हम नेशन हैं कच्चे तेल के ऊपर, और के ऊपर भाव चला गया है, कितनी चिंता की बात आपको दिख रही है? डॉलर इंडेक्स 105 के आसपास है, ये कितनी चिंता की बात है? और बाजार की चाल आप यहां से कैसी देख रहे हैं? और प्रशांत, आपका सबसे पहले तो आपको, पूजा को, प्रशांत को, ईटी नाउ स्वदेश की पूरी टीम, खास करके पर्दे के पीछे जो आपके गेस्ट कोऑर्डिनेटर्स हैं और पीसीआर टीम है, और ईटी नाउ स्वदेश के दर्शकों को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को हमारे तरफ से और हमारी कंपनी जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज की तरफ से। बाजार के ऊपर प्रशांत, ये हमने पूरा अगस्त का महीना जो देखा, उसमें एक दायरा बना था 19,200, 19,300 नीचे की तरफ, 19,500, 19,600 ऊपर की तरफ। और ये जो नीचे की मैं दायरे की बात कर रहा हूँ, वहां पर मेरे ख्याल से निफ्टी स्पॉट कम से कम 6-7 बार नीचे जा करके फिर ऊपर की तरफ के उभरा, और ऊपर के स्तर पर मुनाफा वसूली हावी हुई निर्णायक तरीके से। पिछले हफ्ते शुक्रवार से, जो कि सितंबर महीने का पहला दिन था एफएनओ एक्सपायरी का, सोमवार को और कल मंगलवार को भी हमने अच्छी ऊपर की तरफ के दायरे देखे। अब 3 दिन की बढ़त के साथ मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत थकान बाजार में दिख रही है आज। कारण एक नहीं अनेक हो सकते हैं प्रशांत। वो फिर कच्चा तेल, $90 के आसपास ब्रेंट, रुपया डॉलर के सामने 83 के पार गया है। तो ये कुछ कारण हो सकते हैं जिसके कारण, और मौसम को लेकर के भी, बारिश के मौसम को लेकर के भी जिस तरीके से किल्लत है, तो थोड़ा हावीपन बाजार में रहने के बिल्कुल आसार नजर आते हैं। इसमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से 3 दिन से हमने तेजी देखी, और मेरा हमारा ये मानना है, हमने सोमवार को भी बाजार के ऊपर एक राय दी थी पूरे हफ्ते के लिए, कि अगर 19,600 निर्णायक तरीके से निफ्टी स्पॉट पर पार हो जाता है और बाजार बंद देता है उसको पार करके, तो मेरे ख्याल से ज्यादा समय नहीं लगेगा प्रशांत उस सर्वोच्च ऊंचाई की तरफ जाने के लिए जो हमने देखी थी, 19,991.85 की जो ऊंचाई देखी थी। और फिर शायद उससे और ऊपर जा सकते हैं, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। आज बाजार थोड़ा बहुत थका हुआ है मेरे ख्याल से। क्षेत्र के आधार पर, स्टॉक्स के आधार पर ज्यादा आपको चर्चा होती हुई नजर आएगी बनस्पत के, निफ्टी और सेंसेक्स के। हाँ, अगर 16,600, 19,600 अगर दिख जाता है आज, तो मेरे ख्याल से ये काफी सराहनाजनक बात होगी। तो फिलहाल सेक्टर स्पेसिफिक, स्टॉक स्पेसिफिक जो है यहाँ पे रणनीति बनानी होगी। बाजार पर जो दबाव है वो बाहरी दबाव साफ तौर पर नजर आ रहा है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, और हमारे साथ कोलकाता से अगले दर्शक जुड़े हैं, देवाशीष। देवाशीष जी नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। मैडम न्यू इंडिया एश्योरेंस का है 500 शेयर मैडम। ओके, ठीक है। ये शॉर्ट टर्म के लिए लिया है क्या आपने, ट्रेडिंग के लिए लिया है? नहीं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर 130। ठीक है, चलिए आपके खरीद के आसपास ही है। 130 के भाव पर आपने लिया था न्यू इंडिया एश्योरेंस। अभी हम देख रहे हैं 135 पर कारोबार कर रहा है, और यहाँ पर स्टॉक में भी अच्छी तेजी देखने को मिली। इनफैक्ट थोड़ी देर पहले अच्छी बाइंग भी यहाँ पर नजर आ रही है। स्टॉक 1% ऊपर इस वक्त ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर गौरांग आप सलाह दीजिए, अगर 6 महीने का ही ट्रेंड देखें, स्टॉक करीब करीब 30% चल चुका है। इनका भी जो नज़रिया है वो लॉन्ग टर्म के लिए ही है, तो लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक को पोर्टफोलियो में रखना क्या सही होगा, सही स्ट्रैटेजी है? मुझे पहले तो मैं क्षेत्र पर टिप्पणी करूंगा, क्योंकि अच्छा लगता है ये क्षेत्र जो नॉन लाइफ जनरल इंश्योरेंस से जुड़ी हुई कंपनियां हैं वो। और इसका अगर आप इतिहास देख ले, तो मेरे ख्याल से जिस जिस समय पर इसका आईपीओ आया था, उस समय से लेकर के अब तक एक, शायद आप बड़ा अंडर परफॉर्मर इसे कह सकते हैं। अ, ये भी कहना जरूरी होगा कि कवरेज नहीं, इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन हमें लग रहा है कि ये क्षेत्र धीरे धीरे करके आकर्षित हो सकता है निवेशकों के लिए। अ, ये निर्भर करेगा कि न्यू इंडिया एश्योरेंस जैसी कंपनियां नतीजे कैसे लेकर के आते हैं, और फिर वो शेयर के मूल्यांकन किस तरीके से ऊपर जाते हैं या नीचे जाते हैं। लेकिन इस क्षेत्र की एक कंपनी जो हमें अच्छी लगती है वो है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, और इस पर हमारी कवरेज है, और हमने हाल ही में जो लक्ष्यांक है वो ऊपर की तरफ निर्धारित किए हैं नतीजों देखने के बाद। ये कंपनी भी बेहतर कर सकती है, लेकिन निर्भर करेगा कि नतीजे कैसे आते हैं। अगर परिवर्तन करना हो तो कर सकते हैं।
भोपाल से सुभाष हमारे साथ हैं। सुभाष जी नमस्कार, पूछिए क्या जानना है आपको। सुभाष जी आवाज आ रही है? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। जी हेलो, गुड मॉर्निंग सर, पूछिए अपना सवाल। जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है सर। मेरे पास क्लीन साइंस के शेयर हैं 100 एट द रेट ऑफ 1930। आई कैन होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म। 1930 सर मुझे क्या करना चाहिए, रखना चाहिए या? ठीक है, 1930 रुपए के भाव पर 100 शेयर हैं, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि 1930 वाला जो शेयर है वो 1500 रुपए के आसपास आ गया है। हालांकि इसमें हमने 2500 रुपए के आसपास के भाव देखे हैं। 2 साल पुरानी ये लिस्टिंग है। और हाल फिलहाल जब केमिकल वाले स्टॉक्स चल रहे थे, स्पेशलिटी केमिकल वाले शेयरों में भी तेजी थी। क्लीन साइंस उतना नहीं चला, अंडर परफॉर्म किया है जरूर। गौरांग सर, दिक्कत क्या है, क्या प्रॉब्लम है कि क्लीन साइंस चल क्यों नहीं रहा शेयर, और क्या लॉन्ग टर्म के लिए रखेंगे तो ये ठीक ठाक डिसीजन होगा? तो अभिषेक, इसका आईपीओ मेरे ख्याल से जुलाई 2021 के आसपास आया था और 880 से लेकर के 950 के आसपास का मेरे ख्याल से फ्लोर प्राइस था। वहां से अगर आप देखें तो लिस्टिंग अच्छी हुई और लिस्टिंग के बाद हमने देखा कि नतीजों के आधार पर थोड़े बहुत नतीजे कमजोर आए तो नीचे की तरफ के दायरे। तो डिस्क्लोजर ये है कि आईपीओ में हमने लंबी अवधि के लिए निवेश करने की राय दी थी। इनका नजरिया अगर लंबी अवधि का है तो ये बने रह सकते हैं। थोड़ा बहुत रुझान आंकड़ों को लेकर के परेशानी है, ये वो शायद थोड़ी बहुत छोटी मध्यम अवधि की दिक्कत हो सकती है। लेकिन पूरा जो स्पेशलिटी एग्रो केमिकल्स या फिर केमिकल सेक्टर के ऊपर हमारा जो नजरिया है जियोजित का, प्रशांत, अभिषेक माफ कीजिएगा, तो वो काफी सकारात्मक है। चाइना +1, यूरोप +1, और अभी मेरे ख्याल से 2-3 दिन पहले पूरा केमिकल सेक्टर काफी चहक भी रहा था। लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा बहुत समय देना चाहिए। अगर आपके पास समय सीमा की मतलब पाबंदी नहीं है तो आप लंबी अवधि के नजरिए से बने रह सकते हैं। तो अगर आप रुक सकते हैं तो लंबी अवधि के लिए यहां पर बने रहने की सलाह आती हुई। चलिए बढ़ते हैं अगले कॉलर की ओर। के शर्मा है गुड़गांव से। के शर्मा साहब गुड मॉर्निंग, पूछें अपना सवाल। सर नमस्कार। जी पूछें अपना सवाल। सर मेरे पास 6000 शेयर हैं इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के। जी कितने रुपए पे लिया आपने? 7.50 सर। अच्छा, तो 97.5 रुपए के भाव पे इन्होंने लिया हुआ है। अब फिलहाल इनके भाव से काफ़ी नीचे, इस क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा है तो नुकसान भारी भरकम होता हुआ। के शर्मा साहब बताएं, कोई नज़रिया कब तक रुक सकते हैं आप? मैं सर 6 मंथ्स के लिए रुक सकता हूँ, 6 मंथ्स तक रुक सकता हूँ। ठीक है चलिए। गौरांग सर आपके पास ही आऊँगा। आईओसी 97 रुपए के ऊपर का भाव है फिलहाल। 91 रुपए पे ये स्टॉक का क्वांटिटी ज्यादा है इसलिए नुकसान ज्यादा होता हुआ। क्या होगी इनको विशेष सलाह? देखिए, क्वांटिटी ज्यादा है उसकी दिक्कत नहीं है और क्या दाम पे खरीदा उसकी भी दिक्कत नहीं है प्रशांत। दिक्कत यह है कि जिस प्रकार से कच्चे तेल के दाम है, $90 प्रति बैरल ब्रेंट के दाम है। नाइमेक्स शायद 86-88 के आसपास पहुंच गया होगा अगर हमारा अनुमान सही है तो। और दूसरी तरफ हमारे देश में राज्य स्तर पर चुनाव है, अगले साल एक बहुत बड़ा चुनाव। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को थोड़ा बहुत नुकसान भुगतना पड़ सकता है अगर मनलुभावक नीतियां इन चुनावों को लेकर के राज्य स्तर पर और केंद्रीय स्तर पर अगर सरकार कुछ निर्णय लेती है तो। हाल ही में हमने देखा था गैस के सिलेंडर के दाम को लेकर के थोड़ी बहुत दिक्कतें आई थी। सकारात्मक बात यह है, और अगर के शर्मा साहब के पास 6 महीने के जगह पे अगर साल भर या फिर थोड़ा बहुत और समय ये बढ़ा सकते हैं अपने निवेश को लेकर के, अगर समय ज्यादा इनको परेशान नहीं कर रहा है और अगर समय सीमा है इनके पास, तो मेरी राय में पहले तो हमारी डिस्क्लोजर ये है कि हमारी खरीदारी की राय है। और प्रशांत, हमें लग रहा है कि ये जो ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर के ये जो तीनों ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने जो निवेश की राय दी है और जिस प्रकार से ये पूरा जो सिलसिला है ग्रीन हाइड्रोजन का वो आगे बढ़ेगा, तो वो मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकती है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए। दिक्कत यह है कि ओपेक प्लस देशों ने मई में जो 5 लाख बैरल प्रति दिन की कटौती की थी कच्चे तेल की, उसको और बढ़ाने की बात करी है। उसके कारण ये उछाल देख रहे हैं।
और दूसरी तरफ रुपया भी 83 के पार हो चुका है $1 के मुकाबले। तो छोटी मध्यम अवधि में आप थोड़े बहुत परेशान हो सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास समय है तो हम आपको बने रहने की राय देंगे यहाँ पर लंबी अवधि के लिए। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिया हुआ है, 20 शेयर 108 पर हैं। गौरांग, आप सजेस्ट करिए इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस क्या करें स्टॉक में? पूजा, मेरे ख्याल से अगर मेरी याददाश्त सही है तो कवरेज हमारी थी और वो कवरेज हमने निकाल दी थी, क्योंकि जिस प्रकार से खबरें इस कंपनी को लेकर के आई और काफी कुछ नीचे के तरफ के दायरे भी देखे। स्टॉक ज्यादातर मेरे ख्याल से एफएनओ में बैन पीरियड में रहता है वगैरह वगैरह। तो फिलहाल तो कवरेज नहीं है, इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन इस क्षेत्र में हमारी कुछ और पसंद है। मिसाल के तौर पर LIC हाउसिंग फाइनेंस हो गया, रेपको होम फाइनेंस हो गया, या फिर कैनफिन होम्स। तो हमारे हिसाब से बुनियादी तर्क के आधार पर अगर आप मापदंड करते हैं तो ये कंपनियां जो मैंने 3 नाम लिए हैं, ये ज्यादा मतलब नतीजों के आधार पर आपके निवेश के लिए एक बेहतरीन सुझाव हो सकता है कंपेयर टू इंडिया बुल हाउसिंग। अभी फिलहाल कवरेज नहीं है, इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा इंडिया बुल हाउसिंग पर। लगन परिवर्तन कर सकते हैं तो परिवर्तन करना मेरे ख्याल से उचित होगा। फाइनेंस एक बेहतर विकल्प इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के मुकाबले। सीतापुर से पीयूष हमारे साथ हैं। पीयूष, गुड मॉर्निंग। पूछिए, क्या जानना है आपको? 1251 शेयर हैं, तो सर बने रहे कि इसको मैंने 49 रुपये 75 पैसे पे लिया था। 49 रुपये 75 पैसे, तब तो बहुत बधाई हो आपको, बढ़िया फायदा आपको हो रहा है। 1250 शेयर प्रॉफिट देखिए, 25,350 रुपये IRFC के शेयर में। गौरांग सर, क्या अमेजिंग रनअप हमने देखा है IRFC समेत तमाम रेलवे स्टॉक्स में। हालांकि आज थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग जरूर आ रही है, लेकिन ये जो तेजी हुई है हेवी वॉल्यूम के साथ हुई है। और अगर हम 5 दिन की बात करें तो ऑलमोस्ट ये 40% ये शेयर चढ़ चुका है। क्या प्रॉफिट टेकिंग की सलाह देंगे, या फिर आपको लगता है कि अभी रेलवे का इंजन थकेगा नहीं, दौड़ता रहेगा? डबल इंजन और ट्रिपल इंजन लग सकता है यहाँ पर। और एज अ डिस्क्लोजर, जब IPO आया था तो लंबी अवधि के लिए IRFC में हमने निवेश की राय दी थी अभिषेक, और मेरा मानना है कि ये थोड़ा बहुत पिछले 2-3 दिनों से जो ऊपर के तरफ के दायरे देखे तो थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली की चपेट में आया, लेकिन लंबी अवधि के लिए बने की राय रही। और भारतीय रेल की छवि जो सुधर रही है वो पूरी नीतियों के आधार पर है। यहाँ से और बेहतर रुझान आंकड़ों को लेकर के हो सकता है ये सब कंपनियों पर। तो लंबी अवधि के लिए हम निवेशित रहने की राय देंगे, क्योंकि IPO में हमने लॉन्ग टर्म सब्सक्राइब दिया। निवेशित रहने की सलाह है IRFC के शेयर में। रेलवे की ये फाइनेंसिंग आर्म वाली ये कंपनी है। और अभी अभी कुछ दिन पहले खबर आई थी कि राइट्स, जो कि एक और रेलवे से जुड़ी कंपनी है, उनके साथ इन्होंने एक MOU भी किया था। तो ये थकेगा नहीं शेयर, आप इसमें बने रहिए, अपनी समीक्षा करते रहिए, स्टॉप लॉसेज अपने ऊपर करते रहिए और अपने कंफर्ट के हिसाब से अपने डिसीजन आप ले सकते हैं। चलिए आऊँगा, शुगर सेक्टर अगर देखें, अगर शुगर शेयरों में अगर हम देखें तो यहाँ पर कोई खास स्टॉक जो आपको आकर्षक नजर आता हुआ? प्रशांत भाई, आपके सवाल का मैं कंपनी स्पेसिफिक जवाब नहीं दे पाऊंगा क्योंकि कवरेज नहीं, लेकिन मैं थोड़ा बहुत आपके दर्शकों के लिए, निवेशकों के लिए ये पूरा जो दृष्टिकोण है ये आसानी से सामने रखने का प्रयास करता हूँ। और अभी जैसे आपके सहयोगी बता रहे थे कि महाराष्ट्र और कर्नाटका के जो राज्य है वो बहुत ज्यादा उत्पादन करते हैं गन्ने में। जिस तरीके से, और मैंने ये टिप्पणी शुरुआत में की कि बारिश को लेकर के थोड़ी बहुत चिंता है बाजार को, महंगाई दर ऊपर जा सकती है वगैरह वगैरह। तो जब गन्ना कम उत्पादन होगा तो स्वाभाविक है कि चीनी का उत्पादन भी उतना ही कम होगा। और गन्ने के दाम को लेकर के और चीनी के दाम को लेकर के मेरे ख्याल से जो स्तर है वो काफी अंतर है उसमें। और डेट को लेकर भी क्या चिंता है। अब गन्ना कम होगा पैदा तो फिर उत्पादन कम होगा, तो फिर एथेनॉल का भी उत्पादन उतना ही कम होगा, क्योंकि एथेनॉल एक बाई प्रोडक्ट निकलता है जब आप चीनी बनाते हैं। तो चीनी क्षेत्र में ये 2 फायदे हो सकते हैं एथेनॉल को लेकर के पहले तो, और उन सब कंपनियों को जहां पर राज्य स्तर पर जो भेदभाव है भाव में गन्ने के लेकर के और चीनी को लेकर के, उसमें अगर जो अंतर है उसमें थोड़ा बहुत कम अंतर हो जाता है। तो हम एक ही बात कह सकते हैं कि इस क्षेत्र में जो सक्षम और मजबूत कंपनियां हैं वहां पर आप नजर रख सकते हैं। एक समय पर प्रशांत, हमारी कवरेज बलरामपुर चीनी पे थी काफी समय पहले, लेकिन हमारे लक्ष्य आने के बाद उस कवरेज को हमने निकाल दिया है।
और एथेनॉल की ब्लेंडिंग को लेकर के भी सरकार बहुत बड़ा प्रयास कर रही है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के साथ कि इसकी मात्रा बढ़ाई जाए, जिससे मेरे ख्याल से खपत जो एथेनॉल का होगा वो भी ज्यादा होगा और एथेनॉल के प्रति लीटर के दाम जो थे उसमें भी हमने ऊपर के तरफ के दायरे देखे। ओके तो ये है व्यू शुगर कंपनियों पर। आज देखिए बलरामपुर चीनी 2% और अन्य शुगर कंपनियों में भी हम अच्छी तेजी देख रहे हैं। वजह आपको अभी थोड़ी देर पहले विशु मोहन बता रहे थे। चलिए इन कंपनियों पर हमारी नजर रहेगी और क्या कुछ अपडेट आगे भी निकल कर आता है ये भी हम आपके सामने रखते रहेंगे। लेकिन चलिए अब एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर महाराष्ट्र से अजय। अजय जी नमस्कार, आपका सवाल पूछिए। नमस्ते मैडम, मेरे पास एमएमटीसी के 42.50 से 1000 शेयर है। ओके हेलो, तो आपने ये लॉन्ग टर्म के लिए लिया था? यस यस, लॉन्ग टर्म के लिए लिया है। और आरवीएनएल के 27 दूसरा स्टॉक बताइए। आरवीएनएल 27 पे लिया था आपने आरवीएनएल को? 500, हाँ वो भी। ओके चलिए दोनों ही स्टॉक सिलेक्शन आपका काफी अच्छा है और इतने अच्छे लेवल पर एंट्री की इसका देखिए फायदा भी आपको मिला। आरवीएनएल 27 रुपए पे लिया था, 150 पर आ चुका है। एमएमटीसी भी देखिए 42 पर लिया था और पिछले 3 दिनों में ही सरकारी कंपनियों में हमने जो तेजी देखी, एमएमटीसी करीब 50% चला इस बीच और आज भी 6% ऊपर कारोबार कर रहा है। रेलवे स्टॉक्स पर तो हमने थोड़ी देर पहले चर्चा भी की थी। एक बार एमएमटीसी पर राय ले लेते हैं और फिर आरवीएनएल पर भी आपको सुझाव देंगे। गौरांग, एमएमटीसी कैसी लग रही है आपको कंपनी? शानदार तेजी देखने को मिली हाल फिलहाल में, अभी भी बने रहना चाहिए, काफी अच्छा मुनाफा भी हो रहा है इनको यहाँ पर, तो अभी बने रहने की राय देंगे या फिर मुनाफा लेकर निकल जाए? देखिए 42-50 पर निवेश है और मेरे ख्याल से करीबन 65 के ऊपर का स्तर। तो अगर आप प्रतिशत के हिसाब से देखेंगे पूजा, तो एक अच्छा मुनाफा हो रहा है। और आप शेयर बाजार में निवेश इसलिए करते हैं क्योंकि आपको मुनाफा हो, नुकसान झेलना हो, उसकी तो मतलब भरपाई करना भी बहुत महंगा हो जाता है छोटे छोटे निवेशकों को। तो जब मुनाफा मिलता है तो हम एक राय देते हैं कि आपको निरंतर मुनाफा समेटना चाहिए। ये निर्भर करता है कि आपने क्या सोच करके निवेश किया था उस कंपनी में, कि कितना प्रतिशत आपको मुनाफा मिलेगा तो आप मुनाफा बांधेंगे। अब एक उदाहरण देता हूं मैं, बहुत सीधा सा पूजा। आप बैंक एफडी में पैसा रखते हैं तो आपको 7%, 7.25% का रिटर्न मिलता है। इन्फ्लेशन, महंगाई दर को और टैक्स को अगर आप गिनते हैं तो फिर वो रिटर्न बहुत मामूली सा हो जाता है। अगर शेयर बाजार में आपको 15, 20, 25% का रिटर्न मिलता है तो आपको निरंतर मुनाफा समेटना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि पूरा मुनाफा समेट लीजिए, लेकिन कम से कम 30, 40, 50% मुनाफा आपको समेटना चाहिए। अब एमएमटीसी पर आते हैं तो यहाँ पर स्पेसिफिक कवरेज नहीं है, इसलिए विशेष रूप में मैं खरीदारी करने की, बने रहने की या बिकवाली की राय नहीं दे सकता हूं। लेकिन हाँ, जिस प्रकार से मैंने टिप्पणी की है कि अगर मुनाफा अच्छा हो रहा है तो निरंतर आपको, किसी भी क्षेत्र की कंपनी हो फिर वो, तो आपको निरंतर उसमें मुनाफा समेटना चाहिए। विकल्प अगर आप चाहते हैं तो विकल्प के रूप में एक निजी क्षेत्र की छोटी बैंक है जिसने बहुत शानदार तरीके से आउट परफॉर्मेंस किया और हमने इसके ऊपर पहले भी चर्चा की है, वो है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। तो परिवर्तन के रूप में ये एक विकल्प है। साथ हैं मुकेश जी, नमस्कार, पूछिए क्या जानना है आपको? गुड मॉर्निंग सर। हेलो जी, मेरे पास जियो फाइनेंस के शेयर है 208 रुपए में। हेलो, 208 रुपए, क्या बात है। ठीक है, 208 रुपए के भाव पर हैं 1000 शेयर जियो फाइनेंस के और आज बहुत ही अहम दिन है और इस अहम दिन पर मुकेश हमसे सवाल पूछ रहे हैं कि करना क्या है, क्योंकि आज आखिरी दिन है जब एनएसई के 18 जो इंडेक्स हैं उसमें ये शेयर शामिल हैं। आज के बाद ये बाहर हो जाएगा, यानी कि कल से प्रभावी हो जाएगा और बीएसई से पहले ही ये शेयर बाहर हो चुका, बीएसई के तमाम इंडेक्स से। गौरांग सर, बहुत ही बढ़िया भाव पर एंट्री की है, मतलब सोच तो तमाम लोग रहे होंगे कि जियो फाइनेंशियल में मौका खोजें। 265 रुपए पर ये शेयर लिस्ट हुआ, उसके बाद हमने लगातार लोअर सर्किट देखे, 202 रुपए पर लोअर सर्किट का दौर थम भी गया, उसके बाद तेजी देखी, मतलब सब कुछ हो गया। पिछले महीने भर से भी कम के समय में जियो फाइनेंशियल ने कई तरह के फेज देखे। क्या आप सलाह देंगे? 205 की एंट्री है, 255 रुपए के आसपास का भाव है और ऐसा कहा जा रहा है कि पैसिव जो एमएफ ट्रैकर्स जो हैं उनकी तरफ से कुछ बिकवाली आएगी। आपको लगता है कि जियो फाइनेंशियल में इनको चूंकि प्रॉफिट हो रहा है तो आपकी जो थियरी है कि मुनाफा वसूलते रहना चाहिए वो यहां भी कर ले, या फिर थोड़ा नीचे जाने पर आप ऐड करने की सलाह देंगे लॉन्ग टर्म के लिए?
अभिषेक, सबसे पहले तो ये जो पूरा डीमर्जर की प्रक्रिया हुई और वैल्यू डिस्कवरी के लिए एक स्पेशल सत्र रखा गया, वहां पर और इस जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की मेरे ख्याल से बुक वैल्यू करीबन 200 के आसपास की है, और 261 मेरे ख्याल से 6.5 या 8.5 का वो वैल्यू डिस्कवरी के टाइम क्लोज आया था तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का। फिर ये लिस्ट हुआ और फिर निरंतर बिकवाली हुई काफी बड़ी मात्रा में, लगातार 5% के नीचे के तरफ के सर्किट लगे और स्टॉक करीबन 210 के नीचे आसपास आकर के संभला। तब जा करके मेरे ख्याल से कुछ प्रमोटर एंटिटीज ने शायद कुछ खरीदारी की, ऐसी कुछ खबरें भी आई थी। अब दिक्कत ये, और जो स्पष्टीकरण एजीएम में माननीय मुकेश अंबानी जी ने दिया है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को लेकर के, एसेट मैनेजमेंट कंपनी में जाना चाहती है, इंश्योरेंस में जाना चाहती है, माइक्रो फाइनेंस में भी शायद ये जा सकती है आगे जा करके। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अभी फिलहाल बुनियादी तर्क के आधार पर मापदंड करने के लिए हमारे पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि हम खरीदारी करने की, बेचने की या बने रहने की राय दें, क्योंकि ये जो भी कारोबार में उतरना चाहते हैं वहां पर जमीनी स्तर पर कामकाज शुरू करने के लिए समय लग सकता है, क्योंकि सभी औपचारिक रूप पर आपको अनुमतियां लेनी पड़ेगी और उसके बाद कामकाज शुरू हो सकता है। और जब ये कंपनी रिलायंस की बैलेंस शीट के तहत थी तब हमारी एकजुट खरीदारी की राय तब भी थी रिलायंस इंडस्ट्रीज पर और आज भी है। अब मुश्किल ये है अभिषेक के, क्योंकि कोई आंकड़े का तर्क नहीं हमारे पास, तो हम विशेष रूप में टिप्पणी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये है जियो फाइनेंशियल्स पर राय। अगला सवाल लेते हैं और भोपाल से हमारे साथ रमेश जी जुड़े हैं। रमेश जी नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। नमस्ते मैडम। मैडम मेरा एमटा टेक्नोलॉजी पे सवाल था। ओके जी, पूछिए। हाँ मैडम नमस्कार, मैं गौरांग साहब से पूछना चाहता हूँ, एमटा टेक्नोलॉजी मेरे पास शेयर है और मैंने ये 1475 में लिया था और इस थीम में लिया था कि ये जो नया जो टेक्नोलॉजी है ये चंद्रयान वगैरह में इसका लगा हुआ है और क्लीन साइंस वगैरह में था। तो मैडम ये मैं वेट कर रहा हूँ और भी वेट करना चाहता हूँ, लेकिन ये बहुत ज्यादा भाग गया मैडम। बेचने का सवाल ही नहीं है, बस और वेट करना चाहता, लेकिन ये पकड़ में नहीं आ रहा मैडम मेरे पास। जी, जैसे चंद्रयान लॉन्च हुआ एमटीआर टेक में भी ऐसे ही तेजी दिखाई, वन साइडेड तेजी हमने देखी और पिछले एक हफ्ते में इस तरह की तेजी देखने को मिली है। इनफैक्ट सोलार मिशन में भी एमटीआर टेक एक अहम सप्लायर था और वैसा ही कुछ देख रहे हैं हम लॉन्चेस के साथ। एमटीआर टेक में भी शानदार लॉन्च का काम किया है, कुछ ट्रिगर्स के काम किए हैं शेयर के लिए भी। और 1475 आपने अच्छी रिसर्च में, पहले तो बधाई देंगे आपको, काफ़ी अच्छी रिसर्च के साथ आपने इस कंपनी में का चुनाव किया, अच्छे लेवल्स पर एंट्री की और उसका फ़ायदा भी आपको मिल रहा है। गौरांग, सवाल आपसे है, क्या करें, ये और खरीदना चाह रहे हैं इस स्टॉक को, लेकिन जैसा कि हम देख रहे हैं स्टॉक ऑलरेडी काफ़ी भाग चुका है, अपने हाइस पर कारोबार कर रहा है। अभी क्या करना चाहिए, और लेने की सलाह देंगे या फिर जो भी क्वांटिटी है, 25 शेयर हैं इनके पास अभी फिलहाल, तो बने रहें इन्हीं क्वांटिटी के साथ? पहले तो डिस्क्लोजर दे देते हैं पूजा। मार्च 2021 में इसका आईपीओ आया था और स्तर था करीबन 575 के आसपास का। उस समय पर हमने काफी चर्चा की थी इसके बारे में, आईपीओ के बारे में, और निवेश के लिए हमने राय दी थी लंबी अवधि के लिए। सब्सक्राइब रिकमेंडेशन था, कहने का तात्पर्य है एमटा टेक्नोलॉजीज में। रमेश जी, आपको एक बात बताना चाहूंगा, पहले तो शेयर बाजार में निवेश करके ना आपको दुख कभी नहीं करना चाहिए जब आपका शेयर ऊपर चला जाता है, क्योंकि फिर उसका आनंद आप उठा नहीं पाएंगे। आपको निवेश और करना था और शेयर भाग गया, तो इसकी सफलता का कारण है चंद्रयान और आदित्य L1 जो इसरो के द्वारा लॉन्च किए गए और सफलता काफी मिली। एमटार टेक ने काफी तकनीकी रूप पर सहायता करी है इसरो को इसको लेकर के, और स्पेस साइंस, न्यूक्लियर साइंस में ये कंपनी काफी माहिर है और बहुत तीव्र गति से आगे जाते हुए इनको ऑर्डर मिल सकते हैं। इनके मैनेजमेंट का मैं बयान सुन रहा था, मेरे ख्याल से 2 या 3 दिन पहले, सोमवार को इसके मैनेजमेंट कुछ बयान दे रहे थे कारोबार के भविष्य को लेकर के। तो और सरकार जिस तरीके से प्रोत्साहन कर रही है न्यूक्लियर साइंस, स्पेस साइंस वगैरह को, और एमटार जैसी कंपनियां, रमेश जी, इसकी तुलना करने के लिए
शेयर बाजार में कोई लिस्टेड एंटिटी है नहीं, तो इसकी तुलना मतलब पेयर बाय पेयर कंपैरिजन जो है वो नहीं कर सकते। आपको और निवेश करना था तो हमारी तो यही राय होगी कि अगर आपके पास पर्याप्त समय सीमा है और नजरिया आपका 3 साल 5 साल का है, तो आप हर महीने जो भी आपके पास निवेश लायक पूंजी आती है, 5 शेयर, 10 शेयर, 15 शेयर, जो भी जोड़ना चाहते हैं, हर महीने जोड़ते जाएं। और अगर आप 3 से 5 साल का नजरिया रखते हैं तो ये समय सीमा पूर्ण होने के बाद जो मात्रा में आपके पास शेयर होंगे और जिस प्रकार से ये कंपनी कामकाज करेगी, उसके आधार पर जो आंकड़े आते हैं और उसके आधार पर जो शेयर के दाम होंगे, आपको खुद को आश्चर्य हो जाएगा कि आपने इतना सफलतापूर्वक निवेश किया है।